देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव और उससे पहले कैबिनेट में होना जा रहा है एक बड़ा रीशफल। जाहिर तौर पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस फेरबदल में चुनावी एंगल भी साफ दिखेगा। अपनी रिपोर्ट में हमने आपको कुछ वो नाम बताए हैं जो मंत्री बन सकते हैं या फिर जिनका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन सवाल उनका भी है जिनकी कुर्सी खतरे में है। तो आखिर ये कौन कौन से मंत्री हैं, ये आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बिग स्टोरी बिग डिबेट में बताएंगे। मेरे पास वो पूरा डिटेल है, जी बिजनेस के पास वो पूरे नाम है जिनको कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है या जिनको कैबिनेट में प्रमोशन दी जा सकती है या जिनकी कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। हम आज आपको बताएंगे कि कौन सा वो सियासी चेहरा है जो यूपी से आएगा और कैबिनेट से बाहर जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। एक एक बिग स्टोरी आपको हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैराना, सवाल कैराना का भी है जिसे लेकर सियासत थम नहीं रही है और रोज नए नए दावे किए जा रहे हैं, रोज नए सिरे से सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर आज यही है बिग स्टोरी बिग डिबेट, कैबिनेट का चुनावी रीशफल। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल होगा, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे हम बता दें आपको इस वक्त कौन है मेरे साथ। राजीव त्यागी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। अतुल अंजान है, सीनियर लीडर सीपीआई। जूही सिंह है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन एसपी। प्रेम शुक्ला होंगे, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से। और राकेश सिन्हा आरएसएस थिंकर भी मेरे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब जल्दी से हम आपको जल्दी से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि कौन कौन हो सकता है। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कौन कौन बनेगा मंत्री। आप देखिए, ओम माथुर बन सकते हैं मंत्री। जी हां, ओम माथुर क्यों बन सकते हैं मंत्री, ये समझ लीजिए। यूपी में बीजेपी का कामकाज देख रहे हैं वो। संजीव बालियान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान। इसके अलावा इलाहाबाद से श्याम चरण गुप्ता, जो इलाहाबाद के सांसद हैं, ये मंत्री बन सकते हैं। यूपी चुनाव के चलते श्याम चरण गुप्ता की एंट्री मानी जा रही है कि हो सकती है कैबिनेट में। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को भी जगह मिल सकती है इस कैबिनेट में। अपना दल की सांसद हैं और एनडीए में शामिल हैं, और अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद मिल सकता है क्योंकि गैर यादव और ओबीसी वोटों पर बीजेपी की नजर है। मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन लगभग तय है, फिलहाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी के अलावा देखें तो बीकानेर से अर्जुन मेघवाल भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और भी कुछ नाम है। असम से रमन डेका को मंत्री बनाया जा सकता है। रमन डेका के अलावा राज्यसभा के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की भी एंट्री हो सकती है कैबिनेट में। और जबलपुर से सांसद राकेश सिंह भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जो टॉप पोस्ट है कैबिनेट की, उनमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन सब में कोई बदलाव नहीं। लेकिन बाद की जो पोस्ट है कैबिनेट की, जो बाद के पद हैं, उनमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब किसकी छुट्टी हो सकती है ये देखिए। गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाया जा सकता है। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले गिरिराज सिंह की छुट्टी की जा सकती है क्योंकि बिहार चुनाव भी निकल चुका है। एमएसएमई में राज्य मंत्री गिरिराज सिंह बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दूसरा नंबर किसका लग सकता है छुट्टी का? नजमा हेपतुल्ला की कुर्सी खतरे में है, ये सूत्र बता रहे हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है नजमा हेपतुल्ला। खबर यह है कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उम्र को लेकर भी इनको यहां पर कुछ संशय है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसलिए भी कैबिनेट से इनकी छुट्टी हो सकती है। तीसरा नाम देखिए आप कौन है यहां पर, निहाल चंद। जी हां, निहाल चंद भी काफी विवादों में रहे हैं। एमओएस केमिकल एंड फर्टिलाइजर निहाल चंद की कुर्सी भी जा सकती है, काफी विवादों में रहे हैं पिछले कुछ दिनों निहाल चंद। और अक्सर कांग्रेस बीजेपी की दुखती अगर किसी को समझती है तो निहाल चंद का नाम भी उसमें आता है और उस पर भी वार किया जाता है, तो ये भी जा सकते हैं कैबिनेट से। और विजय सापला, एक और बड़ा नाम, विजय सापला को मंत्री पद से हटाया जा सकता है क्योंकि विजय सापला को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, पंजाब चुनाव का, इसलिए विजय सापला को हटाया जा सकता है कैबिनेट से। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिनको कैबिनेट से हटाया जा सकता है। और अब मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका हम रुख करेंगे। और अतुल अंजान, सबसे पहले कमेंट मैं आपसे लूंगा। अतुल अंजान, कैराना से लेकर कैबिनेट तक यूपी चुनाव कहीं ना कहीं इन सब के सेंटर में दिखता है। आपको क्या लगता है, कैबिनेट रीशफल हो या कैराना हो, क्या इन सब का फायदा यूपी चुनाव में होगा? मेरे ख्याल से गौरव जी, जो आप कह रहे हैं, सरकार की निगाह में ये दोनों ही बातें हैं जिनका अभी आपने जिक्र किया। मंत्रियों की परफॉर्मेंस देख रही करके कोई मंत्रिमंडल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की इलेक्शन के प्रेफरेंस को ध्यान में रख करके परिवर्तन की बात सोची जा रही है। और ये जातिगत समीकरण बांधने की कोशिश है, क्योंकि कैराना में जो कुछ कहा गया
कैराना में जो कुछ प्रचारित हुआ और कैराना के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संगम में डुबकी लगाने के बाद जिस तरह का झूठ बोला गया, और वहां के कैराना के सांसद हुकुम सिंह एक आध बार के विधायक नहीं है, 8 बार के विधायक है, सांसद है, स्पीकर के पद पर रह चुके हैं, बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने स्वयं कह दिया कि ये सांप्रदायिक दिशा देने की कोशिश गलत है हमारी, और हमको पुनः इस पूरी लिस्ट को देखना पड़ेगा, और लिस्ट भी बात हो गई। तो लिहाजा इसको पलटने के लिए आज परफॉर्मेंस का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को अपने मंत्रियों की परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर गौर करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग कुछ कर नहीं पाए और 2 साल का वक्त गुजर गया। शायद मोदी जी की टीस ये है। नहीं, लेकिन अतुल रंजन, एक बड़ी बात जो आप यहाँ उठा रहे हैं, कैराना का मुद्दा या कैबिनेट का मुद्दा, इसमें आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस को आधार नहीं बनाया गया है, तो आपको लगता है कि इस बात का फर्क पड़ता है? क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, आपको समझ में आता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अतुल रंजन, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई इन सब चीजों का फर्क पड़ता है कि किसी राज्य से अगर किसी शख्स को मंत्री बना दिया जाए तो उस राज्य में क्या वोट मिलते हैं? मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। गौरव जी, ये प्रश्न आप जो है, मैं तो सेफोलॉजिस्ट बहुत से हैं, वो देख चुके हैं। मेरे ख्याल से आज राजनीति की चर्चा हो रही है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को जो होंगे, और अभी तक जो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मोदी जी बनाम उद्धव ठाकरे, उसके अंदर शरद पवार और तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री थी चौहान जी, वो चले गए, उनका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। यहां भी जो चुनाव हुए बिहार में, नीतीश वर्सेस मोदी जी, वहां भी चुनाव हुए ममता वर्सेस मोदी जी। ये सारी बात होने के बाद मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के भी चुनाव जो होंगे, ठीक है, वो अखिलेश बनाम मोदी जी, अखिलेश यादव जी बनाम मोदी जी। ऐसी स्थिति में जातियों का ये जो जमघट लगाया जा रहा है, ये निजी क्या कहते हैं, संतोष के लिए। मुझे बताइए, श्यामा चरण गुप्ता जी क्या बताएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के कभी कार्यकर्ता नहीं रहे, ये तो 70 घाटों का पानी पी चुके हैं, ये बीड़ी सम्राट घाटों का पानी पी चुके हैं, और उसको आप 71 घाट का पानी पिला रहे हैं, प्रेम चला रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं बीजेपी से मेरे साथ। ठीक है अतुल रंजन, आपने अपनी बात कह ली। प्रेम शुक्ला जी, 2 बातें हैं, जो बात यहां पर अतुल रंजन कह रहे हैं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रेम शुक्ला बोलिए। जी नहीं, मैं अनजान का पूरा ज्ञान नहीं सुन पाया, इन्होंने क्या ज्ञान बांटा इस चैनल पर, क्योंकि सारा ज्ञान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसको कि आप जो है दूरबीन से देखेंगे तो उसकी राजनीतिक अस्तित्व। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं, मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। सुनिए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट का जो रिशफल करने वाले हैं उसमें परफॉर्मेंस आधार नहीं है, यूपी का चुनाव आधार है। कई घाटों का पानी आप भी पिए, यूपी का चुनाव आधार है, वो ये कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि राजनीति से घाट का पानी नहीं पिए, रिशफल है ये, हिंदुत्व के घाट का पानी पिए। अनजान की तरह जो है हम अज्ञान बांटने के लिए नहीं जन्मे तो नहीं है भाई साहब, हम हिंदुत्व की राजनीति है, बहस नहीं करना चाहता, हिंदुत्व की राजनीति है, और छाती ठोककर हिंदुत्व की बात की है। और पहला राजनीतिक दल, आपको आपकी जानकारी के लिए, आप दोनों से अपील करता हूं, नो पर्सनल जानकारी के लिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई निजी टिप्पणी ना करें। शिवसेना के भी चित्र की तरफ से आप भाजपा के चित्र उड़ाते थे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहस करिए, मुझे नहीं करनी है। सुन तो लो। नहीं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप कई पार्टी नहीं, मैं जानता था, तब भी कहता था शिवसेना की भाई आप भाजपा की तरफ के परिवार संबंध में, कर्णेंद्रिय भी कभी कभी काम करनी चाहिए। चलिए बोलिए, आप सुन तो लीजिए, कर्णेंद्रिय भी कभी कभी काम। आप बहुत कुछ लिखते थे सामना में, बहुत कुछ लिखते थे सामना, आपकी जानकारी के लिए, आप पिछवाड़े नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। अब सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सदस्य नहीं रहे, दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक थे, इसलिए कई घाट का पानी पीकर आए। ये आपका ज्ञान आपका अज्ञान है, तो पहले आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, बल्कि जो है वो उत्तर प्रदेश के आधार पर जो है वो किस जाति समीकरण पर मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है। ये आपने ज्ञान कहां से प्राप्त किया, ये आप ही जाने। आपके ज्ञान का स्रोत क्या है मैं नहीं जानता। कि परफॉर्मेंस की बजाय जो है, जो पार्टी जातियों में विश्वास नहीं करती, जो पार्टी संप्रदायों में विश्वास नहीं करती, उस पार्टी, और वो व्यक्ति कह रहा है जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का सदस्य रहा हो, जो एक जाति विशेष के अलावा
किसी और का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जिस चेहरे पर हमारा पार्लियामेंट ठीक है, प्रेम शुक्ला, you made your point, वो sir. चेहरा चमक जाएगा। अतुल, मैं आता हूं राजू त्यागी आपके पास, लेकिन अतुल अंजान, क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं एक बात कह रहा हूं, ये छद्म राष्ट्रवाद क्या है? ये छद्म राष्ट्रवाद क्या है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जहां ठीक कहा कि रोटी थाली से गायब हो रही है, टमाटर गायब हो रहा है, दाल गायब हो रही है, ये मुद्दे रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेहरों की राजनीति होगी, और वो ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी चेहरा है, लेकिन मोदी जी, राष्ट्रपति पद भी मोदी जी, उपराष्ट्रपति भी मोदी जी, प्रधानमंत्री भी मोदी जी, सब पद मोदी जी, मुख्यमंत्री भी मोदी जी, ये नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश में कौन चेहरा है? ये 22 करोड़ का सूबा है, इस सूबे को आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने हटा दिया वाजपेयी जी को प्रदेश अध्यक्ष से, क्योंकि वो साफ सुथरे नहीं थे, या साफ सुथरे थे, जो भी हो, एक चेहरा था। कौन सा चेहरा लाए? आप लाइए शाम को। ये कौन सी अज्ञानता है भाई? मैं समझ नहीं पा। मैं समझ रहा हूं कि चेहरा लाना पड़ेगा, बिना चेहरे के चुनाव नहीं है। चलिए, एक नेक सलाह दे रहे हैं आपको सीपीआई के आपके दोस्त आपको, ठीक है, एक चेहरा लाना पड़ेगा बीजेपी को। कौन सा चेहरा? ठीक है, प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले राजीव त्यागी कुछ कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का है, एक मायावती जी का है, भाजपा का कौन सा चेहरा? ठीक है, ये बड़ी बात कह गए यहाँ पर अतुल अंजान, भाजपा का कौन सा चेहरा है, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला आपके पास आओ। पैदल यात्रियों का चेहरा है, कौन है? ये चेहरा आना चाहिए। ठीक है, राजू त्यागी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी। अरे छोड़िए प्रेम जी, साम्यवाद की बात क्या करेंगे आप? अतुल अंजान, ठीक है, आ रहा हूँ। अतुल अंजान, हो गया, आपकी बात होगी, दूसरे की बात सुन लेते हैं। चेहरे को लेकर चिंतित है, मत मानिएगा, साम्यवाद की खाल उधड़ गई। नहीं, आप साम्यवाद की खाल उधड़ गई। आपका हने मैं शिवसेना के साम्यवाद की खाल उधड़ गई, मालूम है, नीतियां नतमस्तक हो गई। से बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं शिवसेना के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इतना भी जानकारी नहीं है, ये अज्ञान की बात भाजपा वाले को भी शिवसेना वाले समझे। नहीं, जानकारी है, ये बताइए ना, क्यों छोड़ा? नहीं, सारा बोलने का अधिकार आपको है ना देश को। नहीं, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। अतुल अंजान, डोंट बी पर्सनल। आप सिखाएंगे मुझे? डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल। जैसा व्यक्ति सिखाएगा? अतुल अंजान, डोंट बी आप पर्सनल। सिखाएंगे नहीं, मुझे? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए। तो शर्मनाक, बेशर्मी से आपका चेहरा प्रेम शुक्ला, डोंट बी पर्सनल। आप क्या बात कर रहे हैं? लेट्स मेक डिसेंसी सर, आप क्या बात कर रहे हैं? लेट्स गो आप डिसेंट बताइए। डिबेट। एक अच्छी, वो कैसे बात करता है? सर व्यूअर्स को कुछ समझ में नहीं आएगा, पर हम मुद्दा आधारित बहस करते हैं। ये कैसे बात करेंगे? नहीं, अतुल अंजान, पर्सनल कमेंट नहीं। आई विल नॉट अलाउ एनी पर्सनल कमेंट सर, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पर बात करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, उस बात को आप बाद में करिएगा, लेकिन नहीं, आगे बढ़ाइए बहस को। हाँ ठीक है, हम बात, और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कोई किसी से भी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पर्सनल कमेंट ना हो। राजीव त्यागी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी। राजीव, हाँ ठीक है, नहीं होगा, अब कोई नहीं होगा सर, अब पर्सनल बात नहीं होगी। राजीव त्यागी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, जल्दी। देखिए, कैराना का विषय एक और उठाना चाहूंगा मैं। कैराना में 2014 में 22 लोगों की हत्या हुई। 22 में 2 लोगों की हत्या, जो राजेंद्र और शिव कुमार दोनों भाई थे, उनकी हत्या मुकीम काला गिरोह ने की। उसके अलावा विनोद की जो हत्या हुई, फुरकान और अमित नाम के हिंदू ने की। राजेंद्र की हत्या रविंद्र नाम के हिंदू ने की, और सचिन की हत्या सपटर नाम के हिंदू ने की। 17 मुसलमान लोगों का कत्ल किया गया, आपस में मुसलमान लोगों ने कत्ल किया, सांप्रदायिक आधार पर कोई कत्ल नहीं हुआ। दूसरी बात जो बहुत चिंता का विषय है कैराना के लिए, कैराना में आज भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कैराना में आज भी कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। प्रसव के लिए महिलाओं को आज भी शामली जाना पड़ता है। ठीक, आज जो मुजफ्फरनगर है माय डियर फ्रेंड गौरव जी, वो शुगर बाउल है उत्तर प्रदेश की। वहां के किसान अपने हार्ड मास को गला करके पूरे देश को मिठास देते हैं। हुकम सिंह जी से मेरी एक नहीं, और सरकार जिस पार्टी की, उस पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उसमें भी आ रहा, उनसे भी हम जवाब लेंगे आपकी बात। देखिए, प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपराधियों पे क्या कार्रवाई कर रही, नंबर 1। नंबर 2, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके कैंप जो बनाए गए, वो नवेद हसन जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने 20 बीघे जमीन दी, जिसमें कैराना में आकर के वो विस्थापित हुए लोग बाग रहने लगे, और करीब करीब 35 से 40 हजार लोग बाग जो विस्थापित हैं, उन कैंप में जाने के बाद देखने में पता चलता है कि उन लोगों की क्या स्थिति है। ये बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख के हो, ईसाई हो, उनके बच्चों का भविष्य देखिए किस तरह से वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा, और हुकुम सिंह साहब से पूछना चाहूंगा, जो वहां पर 18 साल विधायक रहे और अब 2 साल से सांसद हैं, सारे पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में रखे अपने पास, हुकुम सिंह साहब ने। और प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव जी से पूछना चाहूंगा
कि वो इन बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर जवाब रहे दीजिए हैं। जोई जी। क्या देश का भविष्य ठीक है, जवाब दे इसी लेते तरह हैं। से चलेगा? राजू त्यागी जवाब मुझे लेते हैं। पता है समाजवादी पार्टी की सरकार। मेरे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, आरएसएस थिंकर। लेकिन राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रेम शुक्ला, आपने कहा कि हमने सहारनपुर की जो पीएम की रैली थी उसमें पीएम ने गन्ना किसानों की बात की, इलाहाबाद की जो कार्यकारिणी थी उसमें गन्ना किसानों की बात की। आप नहीं, एक मिनट, आपने कैराना का मुद्दा पलायन का उठा दिया आपके सांसद ने, वो ये मुद्दा नहीं उठा पाए कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल हैं। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कैराना में बच्चों को पढ़ने के लिए कितने स्कूल हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि कैराना में कितनी सड़कें बनी हैं। नहीं, आप बताइए उन्होंने कभी मुद्दा उठाया सर? उन्होंने कभी मुद्दा उठाया? को प्रबल बनाने के लिए सबसे अधिक काम करती रही है। उनके पत्राचारों पर आप जाके उन्हें पूछिए, पत्राचारों की श्रृंखला दे देंगे। मैं राजू त्यागी आता हूं आपके पास एक मिनट। सांसद शिक्षा और उद्योग, व्यापार, रोजगार सारे विषयों पर काम करते हैं। संकट यह है कि आप उनको सिर्फ जो है, उन्होंने एक बार सर आपकी कितनी कमेटियां गई हैं वहां पर इस बातों की जांच करने के लिए, बता दीजिए। आपकी कितने एमएलए और एमपी गए इस बात की जांच करने के लिए, बताइए। आपकी कमेटी चली आती है कैराना के मुद्दे की जांच करने के लिए। आपके विधायक पूरा मार्च निकाल देते हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं कि कैराना की स्थिति सही करो। सारे मुद्दों की सूची ला के क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, मैं आता हूं प्रेम शुक्ला आपके पास। पार्टी के पदाधिकारियों ने, विधायकों ने, ओके सर, कृषि व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर लगातार जो विधानसभा में काम किया है, कृपया करके मूल्यांकन कर ले। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है सर, ओके राजू त्यागी मैं आता हूं। लेकिन राकेश सिन्हा जी, आप हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं, इसलिए मैं अब आपके पास आऊंगा, थोड़ा आपसे भी आपका पक्ष जानना चाहूंगा। राकेश सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत बिल्कुल गर्म हो चुकी है और बीजेपी ने इलाहाबाद की कार्यकारिणी की बैठक करके इस बात का बिल्कुल फूंक दिया है कि यूपी का मिशन यूपी मोड में बीजेपी आ चुकी है। कैराना की घटना हो या कैबिनेट की रीशफल की बातें, इन सभी चीजों को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जाना कितना सही है? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि मुद्दा कोई नहीं है, इसलिए चाहे वो जातिवादी यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही हो और चाहे कैराना का मुद्दा उठाकर पोलराइजेशन की कोशिश हो, ये आरोप हैं बीजेपी पर। आप इन आरोपों को कितना सही मानते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, बाई इलेक्शंस हो। और स्वाभाविक है कि कुछ लोग इससे को हर घटना को उससे जोड़ कर देखते हैं और इसमें कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक कैराना की बात है, मैं इसको एक स्थानीय समस्या लेकिन गंभीर समस्या मानता हूँ। स्थानीय इसलिए कि भारत एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने वाला देश है। हमने पंथनिरपेक्षता की शपथ उस समय ली जब द्विराष्ट्रवाद के नाम पर, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के नाम पर लाखों लोगों को कत्ल किया गया। तब भी भारत अडिग रहा कि हम अपने यहाँ सभी पंथ के लोगों को समान रूप से, समान नागरिकता के साथ, समान अवसर के साथ रहेंगे, रखेंगे नहीं, रहेंगे। यह संकल्प है। वह संकल्प बनाए रखने के लिए मेरा इतना ही, मैं पूरा कर लूँ राजीव जी, मैं बहुत लेट से आया, थोड़ा सा समय दीजिए राजीव जी, दीजिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि कोई समस्या होती है उसके यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। और यथार्थ क्या, मैं 30 सेकंड में बताता हूं। देखिए, सांप्रदायिकता कभी पीएचडी के हुए लोगों से नहीं आती है। सांप्रदायिकता क्रिमिनल एलिमेंट से आती है। वो क्रिमिनल एलिमेंट सांप्रदायिकता का आड़ लगाकर अपने क्राइम को बढ़ाते हैं, अपने आर्थिक स्वार्थ को बढ़ाते हैं। और जो सांप्रदायिक एलिमेंट होता है वो सांप्रदायिकता करके क्राइम के आगे छिपता है। जब उस पर आरोप लगाएंगे, कहेंगे देखो क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है। तो मतलब आप जब इन पर आरोप लगाएंगे तो कहेंगे देखिए सांप्रदायिक यूपी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का तो बिल्कुल बचकाना है। आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको किसी कम्युनल या धर्म विशेष से मत जोड़िए। नहीं, वहां पर मैं दोनों बात कहना चाहता हूं। देखिए, वहां पर इस यथार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार हुआ है। यह स्थानीय समस्या है लेकिन बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। दूसरा, हिंदू महिलाओं के साथ अन्याय हुआ जिससे घर बेचे। वहीं नहीं, आज मैं एक राष्ट्रीय अखबार के अलीगढ़ एडिशन का जिक्र करता हूं। राष्ट्रीय अखबार है, गलत होगा तो अखबार के जाने, लेकिन जो अखबार ने रिपोर्ट किया, बनियापारा अलीगढ़ में 250 परिवार पलायन कर गए हैं और 20 परिवारों का ही घर बिका है, बाकी घर बिक नहीं पाए हैं। तो मेरा कहना है कि मोपला से मालदा तक, कश्मीर से कैराना तक जब आप समस्याओं को इग्नोर करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, और अतुल अंजान जी हंस रहे हैं। अरे इनकी पार्टी ने तो द्विराष्ट्रवाद का समर्थन किया, तब भी हमने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात नहीं की। इनकी पार्टी ने पाकिस्तान आंदोलन का साथ दिया। का क्या किया आपने? इनकी पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था। ये तो घोर सांप्रदायिकता, भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाली पार्टी के सदस्य हैं। आपके राज
आप कश्मीरी बात क्या करते हैं? आप तो राष्ट्रीय आजादी सांप्रदायिकता के आधार पर भारत बटा है, उसके लिए भारत की कम्युनिस्ट मुस्लिम लीग के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। तो दीनदयाल उपाध्याय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने इनसे पूछे गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव क्या था, जरा बता दीजिए देश को। देश के सामने गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव था कि पाकिस्तान की राष्ट्रता एक लोकतांत्रिक राष्ट्रता है, धर्म के आधार पर राष्ट्र बात करते हैं सर, समय कम है और ऐसे बात किसी की समझ में नहीं आएगी। ऐसे किसी नहीं, राकेश सिन्हा जी जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं सर, ऐसे बात किसी की समझ में नहीं आएगी। हम कभी चाय बेचते थे, कितना ठीक है पिछड़ा बात सर, एक एक करके बात करते हैं। राकेश जी एक एक करके बात करते हैं। राकेश सिन्हा एक एक करके बात करते हैं सर। प्रधानमंत्री बन के कहे मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं, अच्छी लगता है और बार बार आप इसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप करके एक बात आप सुनिए गौरव जी, अभी एक प्रश्न पूछा एक विद्यार्थी से, एक टीचर ने, तो आप बताइए तो गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव क्या अपने मुंह से बता दीजिए। गंगाधर अधिकारी आपके क्या गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव? आप तो आजादी की कोख से पैदा पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी के आप तो आजादी की कोख से पैदा पार्टी नहीं है, आप तो राष्ट्रीय आजादी के खिलाफ हैं। आपने तो लिखा है अंग्रेजों को 10 साल और राज करना चाहिए भारत में। सर मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है और हम इस डिबेट पे इस इशू को लाएंगे डिबेट में तो फिर टाइम एक्सीड कर जाएगा और टीवी में वो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर, उस लिमिट को हम नहीं क्रॉस कर सकते। देखिए बांग्लादेश के कम्युनिस्ट हमजा अली, चलिए सर राकेश जी अतुल जी, राकेश सिन्हा अतुल अंजान, मैं राकेश सिन्हा अतुल अंजान, सर समय बिल्कुल खत्म हो चुका है सर, ऐसे बात किसी की समझ में नहीं आएगी और बात पूरी भी नहीं हो पाएगी। ये तो देशद्रोही है आपके सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हिंदू विरोध करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करना चाहते हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं। सर राकेश जी, ओके सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी बहुत मजबूरी में, मैं करना नहीं चाहता लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम आज बीजेपी की राजनीति पर ही बात कर रहे हैं, तो क्या यह माने आने वाले दिनों में, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आने वाले दिनों में आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे, आप यूपी चुनाव में आप उन सभी बातों की बात करेंगे जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, बजाय किसी एक मुद्दे की? विकास की बात आपने इलाहाबाद की, प्रयागराज की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली का वक्तव्य सुना होगा, तो उन्होंने विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति पर ही बात की है। हाँ, लेकिन आपके अध्यक्ष भी बोलते हैं, वो भी सुना मैंने, आपके अध्यक्ष की बात सुनी मैंने, उन्होंने भी कुछ कहा है। नहीं, प्रधानमंत्री जी के बयान को आप बयान नहीं मानेंगे? मानता हूं, अध्यक्ष जी ने भी जो वहां मुद्दे समस्याएं हैं उसको रेखांकित किया है, अध्यक्ष जी ने वहां की समस्याओं को रेखांकित किया है। जब तक आप गुंडा राज से मुक्त नहीं होंगे, भ्रष्टाचार राज से मुक्त नहीं होंगे, विकास राज का कैसे उदय होगा? चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। राजीव त्यागी माफ कीजिए, वक्त नहीं दे पाऊंगा, और आप सभी लोगों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए उम्मीद यही करते हैं, यूपी हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य हो, उसकी राजनीति के केंद्र में रोजगार, नौकरियां, शिक्षा, हेल्थ, सुरक्षा, ये सब जरूर आना चाहिए। कैराना का मुद्दा है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर है या किसी धर्म विशेष का पलायन है तो बात उस पर भी होनी चाहिए, लेकिन केवल उस पर नहीं। हमारी लाइन यही है, सबकी बात होनी चाहिए, और सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो सही से जमीन पर दिखना चाहिए। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, दिखेगा तो दिखे।